नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रमोद सारंग सर्विद हिंदी में। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि जो पहली वीडियो थी काव्य शास्त्र की आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके फीडबैक भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो इसी तरह से आपका सहयोग और प्यार जो है बनाए रखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों काव्य शास्त्र का जो अगला अध्याय है, जो हमने कल आपको काव्य शास्त्र के विषय में बताया था। उसमें आपके आचार्य भरत मुनि, दंडी और भामे के विषय में हमने जाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों नंबर 4 पर है हमारे आचार्य वामन। ठीक है, कौन है दोस्तों? आचार्य वामन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से जुड़ जाएंगे। सभी का नमस्कार दोस्तों, सभी का प्रणाम स्वीकार है। आचार्य वामन, ठीक है, ये भी काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार्य वामन कौन है? ठीक है, तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। दोस्तों ये ध्यान से समझना कौन है। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, ये बहुत खास है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। हमारे हिंदी साहित्य में 6 संप्रदाय है, मैंने कल भी बताया था। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे डिटेल में, किस संप्रदाय में क्या चीज है। पहले हम केवल जो काव्य शास्त्रीय आचार्य है केवल उनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से हम उनके जीवनी के तौर पर उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका समय विद्वानों ने 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। दोस्तों कब माना है? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, उत्तरार्ध क्या होता है? मतलब बाद वाला। ठीक है, वामन जो है कश्मीरी नरेश जया पीड़ के मंत्री थे। देखो ये भी कश्मीर के कश्मीरी पंडित थे। कैसे थे दोस्तों? ये भी आपके कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर के रहने वाले निवासी थे। और ये जयापीड़ एक राजा थे। ठीक है, जयापीड़ के एक राजा थे। ठीक है, उनका जो है वो उनके मंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य वामन, तो वामन ने काव्य अलंकार सूत्र, ठीक है, देखो भामे ने काव्य अलंकार लिखा, आचार्य वामन ने लिखा है काव्य अलंकार सूत्र। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अंतर है बस। सूत्र लिखा है, नामक ग्रंथ रचना की, रचना सूत्रों में की। ठीक है, किसमें? सूत्रों में की। ठीक है, ठीक है, एक तरीके से ये एक प्रकार की रचना शैली हम इसको कह सकते हैं। जो संस्कृत रचनाएं होती है उनमें सूत्रों में रचना की जाती है। ठीक है, तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्तियां भी लिखी। जैसे कि कोई रचना कोई कर देता है, उस पर वृत्तियां जो है एक दूसरे भी आचार्य या कह सकते हैं, जैसे कि रामचरितमानस की बहुत सारी टीकाएं लिखी गई थी और बिहारी सत्साई की सबसे ज़्यादा टीका 2nd नंबर पर टीकाएं लिखी गई थी। ऐसे ही जो सूत्र होते हैं, मतलब कोई भी रचना होती है, उन पर वृत्ति लिख दी जाती है। कोई दूसरा आचार्य लिख देता है देख कर करके, लेकिन उन्होंने ही उन सूत्रों की ही वृत्तियां लिख डाली थी। ठीक है, मतलब अपनी जो रचना थी काव्य अलंकार सूत्र, उन्हीं सूत्रों के विषय में अपनी व्याख्या, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उनकी व्याख्या स्वयं ही की। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है। कितनी है दोस्तों? सूत्रों की संख्या 319 है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं। तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। तो जो ये परिच्छेद है ना दोस्तों, ये परिच्छेद का मतलब होता है एक तरीके से अध्याय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अध्याय हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ जी, वामन के प्रमुख जो है सिद्धांत। ठीक है, आचार्य वामन है, इनके प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं कि इनके प्रमुख सिद्धांत कौन से। तो वामन का जो रीति संप्रदाय, उससे जुड़े हुए ही संप्रदाय होंगे, सिद्धांत होंगे। रीति को काव्य की आत्मा मानना। तो सबसे पहली चीज जो थी, देखो ये किसी रीति संप्रदाय के, जैसे कि भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, भामे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसी प्रकार आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, ये संप्रदाय क्या है या इनके अंदर क्या चीजें होती, जैसे रस संप्रदाय के अंदर रस को पढ़ेंगे, अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत अलंकार को पढ़ेंगे, ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत ध्वनि को पढ़ेंगे, औचित्य के अंतर्गत औचित्य को पढ़ेंगे, रीति के संप्रदाय के अंतर्गत हम रीति चीज को पढ़ेंगे कि रीति क्या, काव्य की रीति क्या होती है। तो जिस संप्रदाय का जो आचार्य होता है वही उस चीज को काव्य की आत्मा मानता है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे अलंकार संप्रदाय है, तो अलंकार संप्रदाय में जो भामे थे उन्होंने कहा कि अलंकार जो है काव्य की आत्मा है। ठीक है, इसी प्रकार वामन जो है, वामन क्या कहते हैं कि रीति जो है कोई और चीज नहीं,
केवल जो काव्य की रीति होती है वो काव्य की आत्मा है। इसी प्रकार जो आनंदवर्धन का जो ध्वनि संप्रदाय आएगा आगे, वो ये कहेंगे कि कोई और चीज काव्य की आत्मा नहीं होती है, काव्य की आत्मा केवल ध्वनि होती है। तो जिस आचार्य ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तक किया है, उसने उसी तत्व को उस काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक क्या मानेंगे? रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, और इन्होंने क्या सूत्र लिखा? रीति रात्मा काव्यस्य, यानी कि रीति, ठीक है, रीति ही काव्य की आत्मा है। दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों? गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना, यानी कि एक गुण, काव्य गुण अलंकार अलग होते हैं और काव्य के अलंकार अलग होते हैं। ठीक है, परस्पर विभेद मतलब एक अंतर किया। ठीक है, और गुण को, काव्य जो गुण होते हैं को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना, यानी कि अलंकार संप्रदाय को खारिज कर देते हैं, जो कि अलंकार संप्रदाय से हमने पढ़ा था। तो अलंकार संप्रदाय को उन्होंने खारिज कर दिया, अलंकार का महत्व कम कर दिया, और क्या कहा कि जो काव्य के जो गुण होते हैं वो ज्यादा खास है अलंकार के मुकाबले, देखा जाए अलंकार की अपेक्षा में। यहाँ पर है वैदर्भी रीति। ठीक है, रीति संप्रदाय। ठीक है, रीति संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो ये रीतियां हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ीय रीति और पांचाली रीति। इन तीन रीतियों की उन्होंने कल्पना की कि भाई तीन प्रकार की रीति होती है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? 10 प्रकार के गुणों। ठीक है, अब 10 प्रकार के गुण कौन से? शब्द गुण और अर्थ गुण मिलाकर। ठीक है, 10 प्रकार के गुणों को उभयगत, ठीक है, मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की थी, यानी कि 10 प्रकार के तो शब्द गुण हो गए और 10 प्रकार के अर्थ गुण हो गए, यानी कि जो काव्य लिखा जाता है, ध्यान से समझना, जो काव्य लिखा जाता है उसमें अर्थ के आधार पर 10 गुण होंगे और शब्द के आधार पर 10 गुण होंगे, तो कितने हो गए? 20 गुण। ठीक है, तो यहां पर यही तो लिखा है ना, 20 प्रकार के गुणों की कल्पना इन्होंने की, मतलब इनके बारे में जानकारी दी जा रही है आपको, उभयगत मतलब दोनों में शामिल करके। अब अगला है बिंदु, वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। वक्रोक्ति जो अलंकार था, ठीक है, को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। ठीक है, समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। जितने भी अलंकार हैं वो उपमा अलंकार के ही एक तरीके से हम इनको हिस्सा कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, या उनसे निकला हुआ कह सकते हैं, उपमा अलंकार से। तो ये कौन मानते हैं? आचार्य वामन। ठीक है, बात समझ में आ रही दोस्तों? नेक्स्ट, अगले जो आचार्य हैं आपके आचार्य उद्भट हैं। ठीक है, आचार्य उद्भट। ठीक है जी, आचार्य उद्भट हैं और आचार्य उद्भट के विषय में जानकारी लेते हैं। तो उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। तो अगर पूछा जाए कि आचार्य उद्भट किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये जो है आपके दोस्तों अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य माने जाएंगे। इनका समय 8वीं शताब्दी है। ठीक है, और 8वीं शताब्दी का भी उत्तरार्ध, बिल्कुल जैसे अभी वामन को पढ़ा था वही इन्हीं का समय लगभग, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन उत्तरार्ध या पूर्वार्ध जो है माना जा सकता है कि ये पूर्वार्ध के थे या उत्तरार्ध के थे। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयपीड़ का सभा पंडित माना। तो यानी कि दोनों ही एक ही समय के, एक ही जगह के, एक ही राजा के जो है सानिध्य में रहते थे। कौन कौन? आचार्य वामन और आचार्य उद्भट। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? जो आचार्य वामन थे वो भी कश्मीर के राजा जयपीड़ के मंत्री थे और ये भी उनकी सभा में पंडित थे, उद्भट। तो कश्मीर के ही पंडित थे ये भी। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह, ठीक है, इनसे पहले जो वामन ने लिखा था काव्यालंकार सूत्र लिखा था, भामे ने केवल काव्यालंकार लिखा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये तीनों ग्रंथ बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से, दोस्तों कैसा? आलोचनात्मक, ध्यान रखेंगे, आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया था, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत, तो अर्थ भेद के से शब्द भेद की कल्पना। ठीक है, अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना की, मतलब इसका मतलब ये समझिए कि एक तरीके से अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना का मतलब जो काव्य के अंदर अर्थ और शब्द होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, अर्थ कोई ना कोई जो शब्द होगा उसका कोई ना कोई
अर्थ होता है। तो इसी आधार पर अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना की। ठीक है, अब यहां देखेंगे श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के दो प्रकार बताए। देखो श्लेष जो अलंकार संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो अलंकार की ही तो बात करेंगे, तो इसमें श्लेष अलंकार को उन्होंने उद्भट ने सबसे श्रेष्ठ माना है। ठीक है, और इसके दोस्तों कितने भेद कर दिए हैं, इनके दो भेद कर दिए हैं। ठीक है, एक तो है शब्द श्लेष और दूसरा है आपका अर्थ श्लेष। ठीक है, कि कल्पना, ठीक है, कल्पना की तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित किया, यानी कि दोनों को अर्थालंकारों में शामिल कर दिया, जबकि ये एक प्रकार का शब्दालंकार होता है। श्लेष अलंकार जो होता है एक प्रकार का शब्दालंकार होता है भाई। ठीक है, अनुप्रास हो गया, यमक होगा, श्लेष होगा, वक्रोक्ति हो गया, वीप्सा हो गया, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं। तो श्लेष तो सबसे प्रमुख शब्दालंकार है, लेकिन उन्होंने क्या किया, शब्दालंकार के दो भेद भी बताए, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, और दोनों को अर्थालंकारों में शामिल कर दिया। परिगणित का मतलब गणना करना। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछेगा कि श्लेष अलंकार के दो भेद मानकर किस आचार्य ने उसे अर्थालंकार के अंतर्गत शामिल किया या परिगणित किया, तो आपके आचार्य उद्भट आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अर्थ के दो भेदों की कल्पना। दोस्तों किसके, अर्थ के दो भेदों की कल्पना, विचारित सुस्थ, ठीक है, और अविचारित रमणीय। ठीक है, अर्थ के दो भेदों की कल्पना, यानी कि जो ये श्लेष अर्थ श्लेष था, अर्थ श्लेष अलंकार है, इसके दो भेद किए। ठीक है, एक तो विचारित हो गया और एक अविचारित हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि विचारित श्लेष, अर्थ श्लेष, और एक अविचारित, यानी जिस पर विचारित, जिस पर विचार किया जा सके, अविचारित जिस पर विचारणीय न हो। ठीक है, चक्र काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। ठीक है, चक्र काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रुद्रट। अगले आचार्य दोस्तों कौन है, रुद्रट। तो रुद्रट उनके 6वें आचार्य हैं। ठीक है, रुद्रट भी कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों, कश्मीर के निवासी थे, तथा इनका समय भी जो है थोड़ा सा बाद का है, यानी कि 9वीं शताब्दी समय है, और 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है। देखो ये बिल्कुल सेम रचना काव्यालंकार भामह से जुड़ी हुई है। काव्यालंकार है, इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक हैं। कितने, 16 अध्याय तथा 734 श्लोक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट खास है, ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए इस पर। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा। एक तो वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। तो 4 एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत खास बिंदु है दोस्तों यहाँ पर, कि अलंकारों का एक तरीके से कि सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक जो ढंग से वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, आचार्य रुद्रट ने किया था। किसने, आचार्य रुद्रट ने। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आप आते हैं आपके आचार्य आनंदवर्धन। देखो ये अलंकार वगैरह है ना, ये क्या चीजें हैं, ये हम ना बाद में पढ़ेंगे। अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत पूरे अलंकार पढ़ लेंगे, रस संप्रदाय के अंतर्गत पूरे रस पढ़ लेंगे, औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत हम औचित्य की गणना कर लेंगे। यानी कि अलग अलग जो संप्रदाय पढ़ेंगे वहां पर हम इन चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आनंदवर्धन है वही ध्वनि संप्रदाय के। तो आनंदवर्धन कश्मीर के राजा, देखो अब ये भी कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे, तथा इनका जो समय है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ठीक है, आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय, क्या दोस्तों, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसको स्टार लगा लीजिए, IMP लिख लीजिए, जो कुछ करना कर लीजिए, कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। मिलान के लिए आता है UGC नेट में कि किस संप्रदाय का कौन सा प्रवर्तक है। कभी कभी समय के हिसाब से पूछ लेता है कि कौन से आचार्य किस समय के हैं, ये तो पूछता ही है, ये तो साधारण सा प्रश्न है।
हर बार का लिखा हुआ प्रश्न है कि ये तो ऐसे तो आना ही आना है तिथि के हिसाब से। फिर ध्वनि संप्रदाय जो है, जैसे संप्रदाय ना, संप्रदाय की तिथि के हिसाब से आ सकता है कि जो है एक तरीके से संप्रदाय की तिथि के क्रम में, मतलब पहले से बाद के क्रम में, ठीक है, कि पहले कौन सा संप्रदाय स्थापित हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। तो आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा। कौन सा? ध्वन्यालोक, जो ध्वनि से संबंधित था। ध्वन्यालोक की रचना की। इसमें 4 उद्योग, उद्योग का मतलब अध्याय है, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ में अध्यायों के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? तो उद्योग। ऐसे हम हिंदी साहित्य में जो पढ़ेंगे ना, किसी ने कांड का प्रयोग किया है, किसी ने सर्ग, किसी का ने जो है घटनाओं के नाम पर ही लिखे जाते हैं। तो मूलतः कारिकाएं, यानी कि सूत्रों की व्याख्या को हम कारिका कह सकते हैं। जो सूत्र लिखे गए हैं, संस्कृत में तो ज्यादातर श्लोक और सूत्र लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो व्याख्या, जो सूत्रों की व्याख्या करने को कारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारिका। तो ये आनंदवर्धन की रचना है, ठीक है, कौन सी? ध्वन्यालोक। अब आते हैं दोस्तों आपके अभिनवगुप्त, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ज्यादा इनके विषय में जानकारी नहीं लेनी है। जब उनको और थोड़ा सा, जब इनका संदर्भ आएगा कि इन्होंने क्या क्या काम किया, इनका जो है समाज में क्या योगदान रहा, यानी कि हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा, वो हम वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभिनवगुप्त, तो अभिनवगुप्त कश्मीर के निवासी थे। देखो ये भी अभिनवगुप्त भी कश्मीर के निवासी हैं। कहाँ के? कश्मीर के निवासी थे। याद रहेगा दोस्तों, कहाँ के? ये भी कश्मीर के निवासी थे। और इनका समय क्या था? 10वीं शताब्दी। तो समय जरूर याद रखना दोस्तों, 10वीं शताब्दी का या शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। अभिनवगुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था तथा वे चुखलुक, ठीक है, चुखलक के नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब इनके पिता, अभिनवगुप्त के पिता, इनकी माता का नाम विमलका था, ठीक है, क्या था? विमलका। अभिनवगुप्त ने व्याकरण शास्त्र, कौन सा दोस्तों? व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः किससे? व्याकरण शास्त्र का अपने पिता नरसिंह गुप्त से किया। ध्वनि शास्त्र का जो अध्ययन किया था भट्ट इंदुराज से किया। और नाट्य शास्त्र का अध्ययन जो किया था भट्ट तौत से किया। तो ये इन्होंने अपने 3 गुरु माने और तीनों गुरुओं से अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान था इन्होंने ग्रहण किया। ध्यान रहेगा, व्याकरण शास्त्र की जो है इन्होंने जो ज्ञान लिया अपने पिता से, ध्वनि शास्त्र का ज्ञान भट्ट इंदुराज से और भट्ट तौत से नाट्य शास्त्र का इन्होंने ज्ञान लिया था। याद रखेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा है, दिख रहा है सही से, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई व्यवधान? उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इसमें जो है, ठीक है, तो अब देखो मूल ग्रंथ, ठीक है, मूल ग्रंथ यहाँ लिखेंगे, फिर उनके लेखक और फिर आनंदवर्धन ने जो टीका लिखी थी वो। तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है, ठीक है, जो भरत मुनि का रहा है, हमने पढ़ा है। इस पर इन्होंने क्या लिखा? अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा, अभिनव भारती नामक टीका लिखी। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अभिनव गुप्त ने किस नाम से टीका लिखी? तो अभिनव भारती नाम से। फिर ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन की रचना रही है, हमने बताया है, इस पर क्या लिखा है इन्होंने? आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, ठीक है, एक तरीके से लोचन, ठीक है, क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है, ध्वन्यालोक लोचन नाम से है पूरा, अगर हम बात करें तो इस तरह से ध्यान रखना। ध्वन्यालोक तो आनंदवर्धन की रचना है। इस पर जो टीका लिखी थी वो किस नाम से लिखी थी दोस्तों? ध्वन्यालोक लोचन नाम से, ठीक है, केवल लोचन यहाँ पर दे दिया गया है, मैंने पूरा नाम बता दिया आपको, ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है। और काव्य कौस्तुभ जो है भट्ट तौत की रचना, जिनसे इन्होंने जो है नाट्यशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। काव्य कौस्तुभ विवरण नाम से टीका लिखी थी। क्या दोस्तों? काव्य कौस्तुभ विवरण नाम से इन्होंने टीका लिखी थी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब है अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक। क्या दोस्तों? तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की थी। ध्यान रहेगा, एक और रचना की थी जो इनकी खुद की है, तंत्रालोक। यह ग्रंथ दोस्तों रत्न तंत्र शास्त्र का, किसका? रत्न तंत्र शास्त्र, रत्न जानते ना आप,
जिसे उंगलियों में पहनते हैं रत्न। तो इस तरह के रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना गया है। मतलब किसी चीज पर भी कोई भी चीजें हम जो है बात मतलब लिख सकते हैं। ये कोई ऐसा विषय पकड़ लेते हैं कोई भी कवि, इस पर लिखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों आज के अंतिम जो कवि हैं वो है कुंतक। ठीक है, आज के अंतिम कवि कुंतक है। देखो जो है क्लास थोड़ी थोड़ी शुरू करते हैं अभी, ज़्यादा अभी आपको आदत नहीं डालेंगे, मतलब अभी आपको ज़्यादा आदत नहीं है लंबा पढ़ने की, इसलिए थोड़े कम कम ही क्लासेस में आपको डाल रहा हूँ। अगली क्लास में हम आगे के कवियों को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा ठीक नहीं ना। जैसे हम पहले एक्सरसाइज करना, जिम जानते हैं, तो पहले दिन जिम जाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। और जैसे अब आप गोलगप्पे खाने जाती हैं महिलाएं बहुत सी हैं, तो क्या होता है एक साथ से नहीं खा पाती ना, तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। दावत में तो भाई सब भर भर के मारते हैं, पेल पेल के, लेकिन थोड़ा एक हिसाब से खाना चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे कोई पहले दिन ही जाकर एक्सरसाइज कर ले तो पूरा शरीर दर्द करेगा, अब अगले दिन हो जाएगा नहीं तो क्या फ़ायदा। इसी प्रकार से पहले दिन मैं आपको बहुत सारा, दूसरे दिन बहुत सारा दे दूँ पढ़ने के लिए, क्लास लंबी कर दूँ, तो आपका पढ़ाने का एक मन नहीं है तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही आपको आदत डाली जाएगी। ठीक है, वही ठीक है। चलो मेरे गोलगप्पे, आगे बढ़ते हैं। तो कुंतक कश्मीर के निवासी थे, ये भी कश्मीर के निवासी थे। तो देखो कश्मीर के कितने बड़े बड़े विद्वान रहे हैं पहले, तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, IMP कर लीजिए। कुंतक का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है दोस्तों। कौन सा? 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि बाद वाला। और कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, क्या है दोस्तों? वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त। उन्मेष मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर अध्याय, 4 अध्यायों, उन्मेषों का मतलब 4 अध्यायों में विभक्त कारिका। ठीक है, कारिका एवं वृत्ति से संवलित है। ठीक है, संकलित हम कह सकते हैं इसको, वृत्ति। हमने बताया था ना कारिका क्या होती है, वृत्तियों की व्याख्या। ठीक है, वृत्तियों की व्याख्या। ठीक है, तो वृत्तियों की व्याख्या को हम कारिका कहते हैं। ठीक है, और वृत्तियों से संकलित है। तो कौन सा? वक्रोक्ति जीवितम। तो दोस्तों ये जो हमने जो मुख्य मुख्य आलोचक हैं, देखो काव्य शास्त्रीय कुंतक तक हमारा हो गया ना, यानी कि 9 हो गए। मतलब आगे जो आगे आने वाले होंगे और जो बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, जब आचार्य को समाप्त कर लेंगे तो फिर हम पूरी तरह से उन संप्रदायों की, जैसे रस संप्रदाय को पढ़ेंगे अच्छे से, अलंकार संप्रदाय को पढ़ेंगे, वक्रोक्ति को, ये औचित्य हो गया, ध्वनि हो गया, इन संप्रदाय को पढ़ेंगे। फिर आपका, मैंने कल भी आपको चीजें बताई थी कि काव्य गुण पढ़ने, हमें काव्य दोष पढ़ने हैं। ठीक है, काव्य प्रयोजन पढ़ना है। ठीक है, काव्य प्रयोजन पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं काव्य शास्त्र के अंदर जो आपको बहुत काम आएंगी। UGC नेट और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें काव्य शास्त्र आता है, उनमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह का अगर आप मुझसे कंटेंट चाहते हैं, और भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, जो भी संशोधन की आवश्यकता है आप मुझे जो है निसंदेह बेधड़क सूचित करें, ये आपका ही चैनल है। ठीक है, और आपको पता है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं कि किस तरह से यहाँ पर शिक्षा चलती है, जो है निस्वार्थ भाव से शिक्षा दी जाती है, और बिना किसी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे भी आपको शिक्षा मैं पूरी तरह से उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, तो जो साथी नए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले और आपको आगे अच्छा ज्ञान मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।